गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे। फिजिक्स का क्लास नंबर आपका शायद 8 होगा। चीन प्रपार्टी के बारे में हम लोग कल सीखे थे। चीन प्रपार्टी के बारे में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। गोलीय दर्पण के दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे। इसलिए इन दो स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? चीन परिपाटी कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? चीन परिपाटी कहते हैं। आजकल प्रचलित चीन परिपाटी के निर्देशांक चीन परिपाटी कहलाती है। आजकल प्रचलित चीन क्या कहलाती है? परिपाटी के निर्देशांक चीन परिपाटी कहलाती है। अब देखिए भाई, निर्देशांक चिन्ह की परिपाटी का कुछ नियम होता है। उस नियम को आप लोगों को क्या होगा? देखना होगा। ध्रुव के मूल बिंदु मानकर सभी दूरी को, जो ध्रुव के मूल बिंदु को मानकर, पॉइंट को मानकर क्या करते हैं? मूल बिंदु को मानकर सभी दूरियों को मापी जाती है। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी क्या हो जाती है? आपतित प्रकाश के प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी सभी धनात्मक होती है। आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या हो जाती है? ऋणात्मक होती है। मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत सभी दूरियां कहती होती है धनात्मक। मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत सभी दूरियां क्या हो जाती है? धनात्मक होती है। और मुख्य अक्ष के नीचे लंबवत सभी दूरियां क्या मानी जाती है? ऋणात्मक मानी जाती है। क्या मानी जाती है? ऋणात्मक मानी जाती है। अब आपका एक फिगर बताया गया था, हम लोग सेकेंड फिगर को देखते हैं। बशर्ते हो जाए तो यहाँ पे सबसे पहले हम घिस दिए। यहाँ पे जब कौन दर्पण बना रहे हैं, यहाँ पे जब बना है बीच में क्या होता है? हमें ये ध्रुव होता है। क्या होता है? ध्रुव होता है। यहाँ पर ध्रुव हो गया। ये पोल इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल। यहाँ पे क्या हो गया? ये पॉइंट आपका क्या हो गया? ध्रुव हो गया। ये पॉइंट क्या हो गया? ध्रुव। अब जब ये ध्रुव हुआ तो अब यहाँ हाँ केंद्र है। अब इससे आगे हम लोग क्या करेंगे देखिएगा आप लोग। इसके बाद हम लोग यहाँ पर चीन परिपाटी यहाँ से ऐसे कर फिर इसको इस तरह से मिला देंगे। यहाँ से फिर आप लोग देखिएगा इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे गया है और फिर इसको यहाँ से इस तरह से मिला दीजिए। कहले होते चंदन की लड़का पूरा। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ तक इस तरह से हो गया। इसमें ई क्या हो गया मेरा? यहाँ पर ओ। ये फोकस कहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा। ये फोकस यहाँ पे हो गया। ये केंद्र हो गया आपका। इधर क्या होता है? धनात्मक या ऋणात्मक? इधर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऋणात्मक हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। ये क्या हो गया आप लोगों का? ऋणात्मक हो गया इस साइड में। इधर क्या हो जाएगा आप लोगों का? इधर क्या हो जाएगा? धनात्मक होता है। इधर क्या हो जाएगा आप लोगों का? धनात्मक होगा। ये क्या होगा? धनात्मक होगा। इधर धनात्मक होता है, इधर क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ये आपका फोकस ये क्या हो गया? ध्रुव हो गया। ये क्या हो गया? एफ के मतलब फोकस हो गया। सी के मतलब वक्ता केंद्र हो गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से आपका एक फिगर और बन जाता है। 3 हम बताए। अब एक और देखिएगा आप लोग। एक दर्पण बनाएंगे इस साइड से। जब हुआ यहाँ बीचों बीच क्या हो जाएगा? ध्रुव हो जाता है। होना जाता है बीचों बीच हो गया। अब देखिए जब यहाँ पे इसको क्या ले लेंगे? पी पॉइंट हो गया, ध्रुव हो गया। यहाँ पे ये क्या हो गया? ध्रुव हो गया आपका। ये क्या हो गया? ध्रुव। अब जब ध्रुव हो गया तो यहाँ से आप एक रेखा को मिलाइएगा। ये केंद्र आपका क्या हो गया? ओ हो गया। क्या हो गया? ओ हो गया। अब हो गया तो इधर क्या हो जाएगा आपका? ऋणात्मक हो जाएगा। होना जाएगा।
आप लोगों को क्या हो जाएगा, इधर ऋणात्मक हो गया। क्या हो गया, ऋणात्मक। इधर क्या हो गया, ऋणात्मक। इसी ऋणात्मक को क्या कहते हैं, माइनस के चिन्ह से, ठीक है ना। ऐसे क्या कर देंगे हम लोग, इधर क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धनात्मक। भैया कि यूट्यूब पर कंपटीशन कर हम सबको ताकि आई, ये क्या हो गया, आई हो गया, तू एफ, रहबे ना सुनिए, तू अपन टोला में रहबे ना। एफ हमरा धनात्मक। 3 आदमी विश्वास ज्यादा से ज्यादा देख, नंदिनी। हाँ 4 आदमी देख सकते, नंदिनियो देखते हो, कहते रहो नंदिनी ना दे धनात्मक। देखो कह सिर्फ चारों में कंपटीशन कराओ। धनात्मक। इसके बाद देखिएगा आप लोग, इसका हम समझते हैं हम लोग, ये क्या था, निर्देशक चिन्ह का परिपाटी था। निर्देशांक चिन्ह का क्या था, परिपाटी था। सुविधानुसार वस्तु को हमेशा दर्पण, देख हम जितना तू स्कूल के, सुविधानुसार वस्तु को हमेशा क्या किया जाता है, दर्पण के बाएं। देखिए वस्तु को हमेशा कहाँ रखा जाता है, दर्पण के बाएं रखा जाता है। सुविधा के लिए वस्तु को हमेशा दर्पण के बाएं रखा जाता है। इसलिए दूरी को क्या मानते हैं, इसलिए वस्तु का दूरी को हम क्या मानते हैं, इसलिए वस्तु की दूरी को u मानते हैं। क्या मानते हैं, वस्तु की दूरी को u। तो यहां से वस्तु को दर्पण के हमेशा कहाँ रखा जाता है, बाएं रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, बाएं। इसलिए इसको दूरी को क्या मानते हैं, u। अवतल तथा उत्तल दर्पण दोनों के लिए ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों में क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अब दूसरा पॉइंट आप लोग समझिए, अवतल दर्पण फोकस दर्पण के सामने बाईं ओर होता है। अवतल दर्पण का फोकस दर्पण के कहाँ होता है, बाईं ओर होता है। दर्पण कितने, दो प्रकार के। अवतल दर्पण के सामने फोकस कहाँ बनता है, बाईं ओर बनता है, बाईं ओर बनता है। इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी f, फोकस दूरी क्या होता है, f होता है। क्या होता है, फोकस दूरी f। ये भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, यानी माइनस में होता है। फोकस दूरी भी क्या होता है, माइनस में होता है। ऋणात्मक की मतलब माइनस में, इधर बाएं की तरफ होता है अवतल दर्पण में फोकस दूरी भी। अब तीसरा, उत्तल दर्पण में फोकस दर्पण के पीछे दाईं की ओर होता है। देखिए उत्तल दर्पण में फोकस कहाँ बनता है, पीछे की ओर, दाईं की ओर बनता है। अवतल दर्पण में बाईं ओर, उत्तल दर्पण में दाईं ओर बनता है। इसलिए उत्तल की फोकस दूरी f होती है। अब बात किया जाती है अवतल दर्पण में, चर्चा की जाती है अवतल दर्पण। मान लेते हैं क्या हो गया, अवतल दर्पण, समझ लीजिए ये अवतल दर्पण में हो गया, ठीक है ना। अवतल दर्पण, ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण। तो दोनों में क्या होता है, दोनों में वस्तु की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, यानी माइनस में होता है। वस्तु की क्या होगा, इस माइनस में होगा। क्या होगा, माइनस में। वस्तु की दूरी इसमें भी क्या होगी, माइनस में होगी। किसमें, माइनस में। u बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का, या माइनस u लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, माइनस में होती, क्या होती है, वस्तु की दूरी किस में होगी, माइनस में। याद रखिएगा किसमें, माइनस में। अब फोकस की दूरी f, इसमें क्या होगी, फोकस की दूरी उत्तल दर्पण में प्लस में, अवतल दर्पण में माइनस में होगी। यहाँ पे प्लस में, इसमें माइनस में होता है। अब तीसरा चर्चा आप लोग देखिएगा कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। अवतल दर्पण के द्वारा कभी प्रतिबिंब क्या बन जाता है, हमारे सामने बनता है, नहीं तो कभी कभी हमारे पीछे बनता है, दर्पण के पीछे। इसलिए अवतल दर्पण के प्रतिबिंब दूरी को भी कहा जाता है। प्रतिबिंब की दूरी को हम क्या कहते हैं, भी से डिनोट करते हैं। यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहते हैं, भी से डिनोट करते हैं भाई। प्रतिबिंब की दूरी भी, जब भी से करते हैं प्रतिबिंब दूरी, कभी तो ऋणात्मक हो सकता है, कभी धनात्मक हो, ये कभी प्लस में भी हो सकता है, कभी माइनस में, दोनों में हो सकता है। प्रतिबिंब दूरी अवतल दर्पण में कभी प्लस में भी हो सकता है और कभी माइनस में भी हो सकता है। अब बात आ गई कि प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक, लेकिन यदि प्रतिबिंब दर्पण पीछे अर्थात दाईं ओर बनता है, आती प्रतिबिंब कहाँ बने, पीछे दाईं ओर बनता है, तो प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाती है, धनात्मक होती है। यदि पीछे बने, दाईं ओर बने, तो प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगी, प्लस में होगा। क्या होगा, प्लस में बनता है। यदि अब बात आ गई, तो अब हम लोग समझे दाईं ओर बनता है, दाईं ओर किस में बन जाएगा भाई, अवतल दर्पण में बनेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। किसमें, प्रतिबिंब दूरी इसमें क्या हो जाएगा, प्लस में भी, इसमें क्या हो जाएगा, प्लस में। अब देखिए भाई, जब अब बात आ गई,
देखिए यदि प्रतिबिंब दर्पण के सामने अर्थात बाईं ओर बनता है तो प्रतिबिंब दूरी बाईं ओर बनेगा तो क्या हो जाएगा, बाईं ओर बनेगा तो माइनस प्रतिबिंब की दूरी, और दाईं ओर बनेगा तो प्लस। कभी माइनस भी हो सकता है और कभी क्या हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिए। तो बाईं ओर बनेगा तो क्या लिखेंगे, ऋणात्मक लिखेंगे, और दाईं ओर बनेगा तो धनात्मक लिखेंगे। यदि दूसरे शब्दों में फोकस दूरी वस्तु दूरी को क्या कहते हैं, यू, फोकस दूरी को एफ। और याद रखिएगा बात को, दूसरे शब्दों में हम समझे तो फोकस दूरी को हम क्या कहते हैं, वस्तु की दूरी को यू से लिखते हैं ना, वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं, यू, वस्तु की दूरी यू, वस्तु की दूरी क्या हो गया हम लोगों को, यू हो गया। और फोकस की दूरी क्या हो गया, एफ हो गया, फोकस की दूरी क्या हो गया, एफ हो गया, फोकस की दूरी एफ, फोकस की दूरी क्या होता है, एफ हो गया भाई। जब फोकस की दूरी एफ हो गया तो देखिए यू का मान किससे अधिक है, एफ से अधिक होगा कि नहीं, यू का मान एफ से अधिक है, हमेशा क्या होती है, अधिक होती है। याद रखिएगा जब वस्तु की दूरी फोकस की दूरी देखिएगा तो एफ का मान यू से क्या, यू का मान एफ से अधिक होगा। अब भाई अधिक होता है, अब तो प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक होती है। जब ऐसा रहे तो ये दूरी कैसा हो जाएगा, तो प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होगी। कैसा होगा, प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होगी, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, ऋणात्मक। यदि f से बड़ा u हो तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक होगी। क्या होगी, ऋणात्मक होगी, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। लेकिन यदि वस्तु की दूरी u हो, लेकिन वस्तु की दूरी क्या हो, u हो, फिर वस्तु की दूरी u हो, ठीक ना, वस्तु की दूरी क्या हो, u, और फोकस की दूरी क्या हो, f हो, फोकस की दूरी क्या हो, f हो, फोकस की दूरी क्या होता है, f है, क्या है, फोकस की दूरी f। जब फोकस की दूरी f हो तो अब जब यहां पर कंडीशन देखिएगा u का मान f का मान u से अधिक हो तो क्या होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, धनात्मक, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी, धनात्मक, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, धनात्मक। अब देखिए वस्तु की दूरी u हो गया, फोकस की दूरी क्या हो गया, f हो गया। अब यहाँ पे u f है, इसमें u का f का मान u से अधिक है, अधिक है ना, u के से अधिक है तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गया, धनात्मक। जब u का मान f से क्या है, f से अधिक है, जब f से अधिक होगा तब माइनस, ऋणात्मक, ऋणात्मक की मतलब क्या होता है, माइनस में। क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस में, क्या लिखेंगे, माइनस में। याद रखिए क्या हो जाएगा, माइनस होता है, ठीक ना। धनात्मक की मतलब क्या होता है, प्लस होता है, ठीक ना। तो आप लोग का क्या हो गया, ये जब u का मान देखिए, u का मान हाँ x, जब कथी x प्लस होले, प्लस ई होले माइनस, ऋणात्मक माइनस, और धनात्मक। याद रखिएगा प्लस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, प्लस को धनात्मक कहते हैं, जोड़ को धनात्मक, और माइनस को क्या कहते हैं, ऋणात्मक। माइनस को, घटाव वाले चिन्ह को क्या कहते हैं, ऋणात्मक कहते हैं, ऋणात्मक, ऋणात्मक कहते हैं। माइनस वाला चिन्ह को ऋणात्मक कहते हैं, प्लस वालों को धनात्मक, माइनस वाले को ऋणात्मक कहते हैं। अब यहां तक हो गया हम लोग, तो इससे आगे चलते हैं। अब देखिएगा 4 नंबर पॉइंट में कि अवतल दर्पण, अब अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। एक बात याद रखिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो गया, ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, इसलिए दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी क्या होगा, इसलिए दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होगा, इसलिए दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी, दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होगी, वक्रता त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक होगी, वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होगी, ऋणात्मक होगी, होगी, हो गया। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक है, इसलिए दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी, ऋणात्मक होगी।
अब देखिए, लेकिन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होती है। और उत्तल दर्पण की क्या होता है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्या होती है फोकस दूरी, ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। इसलिए ऋणात्मक होती है, इसलिए उत्तल दर्पण, इसलिए दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी, धनात्मक होती है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। इसलिए दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी, धनात्मक होगी। वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी, धनात्मक, वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होगी, धनात्मक होगी, धनात्मक होगी, धनात्मक होगी। इस तरह से हो गया। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए दर्पण का वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी, धनात्मक होती है। अब यहां तक आप लोग को समझ आ गया होगा। और वक्रता त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, आर से यूनिट कर। वक्रता त्रिज्या को किससे, आर से, रेडियस कहा जाता है। वक्रता त्रिज्या को किससे हम लोग लिखेंगे, अब आर से। बार बार तो वक्रता त्रिज्या आर भी लिख दिए तो वक्रता त्रिज्या, या वक्रता त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या, इस तरह से। अब पांचवा पॉइंट आप लोग समझिएगा, क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट। चूंकि वस्तु को मुख्य अक्ष पर लंबवत या उद्गत रखा जाता है, इसलिए वस्तु की ऊंचाई को हम क्या मानते हैं, वस्तु की ऊंचाई को क्या मानेंगे, h1 माना जाता है। वस्तु की ऊंचाई को क्या मानेंगे, h1 मानेंगे। याद रखिएगा, वस्तु की ऊंचाई को क्या मानेंगे, h1। वस्तु की ऊंचाई को क्या मानते हैं, h1 मानते हैं। क्या मानते हैं, h1। वस्तु की ऊंचाई को h1 धनात्मक माने, लेकिन प्रतिबिंब कभी सीधा तो कभी उल्टा बनता है। आप लोगों को पता है, कभी प्रतिबिंब क्या बन जाता है, सीधा बनता, तो कभी उल्टा बन जाता है। इसलिए जब प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है, जब प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है तो सीधा, तो प्रतिबिंब h2। जब प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर, याद रखिएगा, जब प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर, कहां पे, मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर, अक्ष पर, मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है तो सीधा, बनता है तो सीधा तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाती है, प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 क्या माना जाता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 क्या मानी जाती है, धनात्मक मानी जाती है। h2 धनात्मक मानी जाती है, धनात्मक मानी जाती है, धनात्मक मानी जाती है। लेकिन यदि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनता है, जब ये तो क्या हो गया, ऊपर बनेगा तो क्या मानेंगे, h2 ऊंचाई धनात्मक मानेंगे, लेकिन नीचे बनेगा तो क्या मानेंगे, उल्टा ऋणात्मक मानेंगे। जब प्रतिबिंब की ऊंचाई यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई मुख्य अक्ष के नीचे बने, कहां पे बने, मुख्य अक्ष के नीचे, मुख्य अक्ष के नीचे बनता है तो उल्टा क्या बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, उल्टा तो प्रतिबिंब क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक होती है। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होती है, ऋणात्मक होती है। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या माना जाता है, ऋणात्मक मानी जाती है। क्या माना जाता है, ऋणात्मक मानी जाती है, ऋणात्मक मानी जाती है। तो इस तरह से आप लोग का समझ आया, ठीक है ना, कि जब प्रतिबिंब की ऊंचाई मुख्य अक्ष के नीचे बनता है तो उल्टा बनता है, तो उल्टा जब बनेगा तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या मानेंगे, ऋणात्मक मानी जाती है। और जब प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊपर बने तो क्या बन जाएगा, धनात्मक मानी जाती है।
इसी सब को बात को लेकर आप एक चार्ट बना दिया जाता है, जितना भी आपको पढ़ाया गया इस चार्ट से भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो देखिए एक चार्ट बनाया गया है, आप लोग को सारणी बना दिया जा रहा है, जिससे आप लोगों को क्या हो जाएगा याद कर। एक दर्पण है, यही ना चीज होगा, दर्पण हो गया, दर्पण, दर्पण के बाद आप लोग क्या होता है, वस्तु की बीम की दूरी की बात की जा रही है, वस्तु की बीम की दूरी, बीम की दूरी, बीम की दूरी, बीम की दूरी, बीम की दूरी। जब वस्तु की बीम की दूरी हो गया, अब इसके बाद देखिएगा प्रतिबिंब की दूरी हुआ, किसका दूरी, प्रतिबिंब का दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। इसके बाद आप लोग देखिएगा इससे आगे हम लोग क्या लेते हैं, फोकस दूरी, यही चीज ना आप पढ़े हैं अभी, फोकस दूरी। अब फोकस दूरी के बाद क्या हम लोग पढ़े, फोकस दूरी को किससे लिखते हैं, एफ से लिखते हैं भाई। वस्तु की बीम की दूरी को किससे लिखते हैं, यू से लिखते हैं। अब प्रतिबिंब की दूरी क्या लिखते हैं, भी से लिखते हैं। अब वक्ता त्रिज्या को किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं, तो वक्ता त्रिज्या आर, वक्ता त्रिज्या नीचे लिख देंगे आर, ठीक ना। अब यहां तक हो गया। तो देखिए अवतल कौन सा दर्पण है, या तो अवतल दर्पण होगा, नहीं तो कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। दोनों में से कोई एक ही दर्पण न होगा, तो अवतल न तो उत्तल। तो अवतल में देखिए, अब यहां समझे, अवतल दर्पण में वस्तु की बीम की दूरी क्या होती है, माइनस में होती है, और उत्तल में भी क्या होती है, माइनस में। दोनों में वस्तु की बीम की दूरी माइनस में। यहाँ पर आपको बताया गया है, देखिएगा कहाँ पे, सबसे पहले हम बताएं आपको, यहाँ पे बताया ना, वस्तु की दूरी माइनस, वस्तु की दूरी माइनस, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में बताया गया है। तो देखिए यही बात यहाँ पर हम लिख दिए हैं, वस्तु की दूरी, और क्या लिखे हैं यहाँ पर हम लोग, माइनस माइनस। अब इसके बाद देखिएगा प्रतिबिंब की दूरी, अब इसमें क्या होता है, माइनस में होता है प्रतिबिंब की दूरी। तो जब माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा, यू का मान एफ से अधिक बड़ा होता है। और फोकस दूरी क्या होता है, माइनस में होता है। और वक्ता त्रिज्या भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, किस में, माइनस में। अब उत्तल दर्पण में क्या है, ये माइनस में है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है, प्लस प्लस में हो जाएगा, होना जाएगा। और यू का मान, या तो यहाँ पर प्लस में कब होगा, जब प्लस में जब होगा जब यू का मान क्या हो जाएगा, या एफ का मान यू से, हाँ यहाँ छोटा लिख सकते हैं, या यू का मान एफ से, या यू का एफ का मान यू से बड़ा होगा, या एफ का मान यू से छोटा होगा। अब आप उत्तल दर्पण में दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाता है, दोनों प्लस होगा। फोकस दूरी में क्या हो जाएगा, प्लस ही होगा, किसी भी स्थिति में यहाँ प्लस होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, यानी वक्ता त्रिज्या भी क्या होगा, प्लस प्लस होगा। इस पर आधारित आपका 10 सवाल है, 10 सवाल है, 10 से 15 सवाल आपको बताया जाएगा इस पे आधारित। फिजिक्स एक ऐसा चैप्टर ये है कि मैथ, प्योर मैथ माना जाता है फिजिक्स को। एक तो पढ़िए तो प्योर मैथ है, मैथ की तरह पढ़ना होगा। अब हम आते हैं दर्पण का सूत्र, आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया है, इस साल ही पूछा गया है। दर्पण का सूत्र हर साल पूछा जाता है, या दर्पण का सूत्र पूछे तब, नहीं तो लेंस का सूत्र। लेंस में माइनस में हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, प्लस में रहता है, अंतर यही है। तो दर्पण का सूत्र देखिएगा आप लोग, दर्पण का सूत्र पूछा गया था इस बार एग्जाम में। तो दर्पण का सूत्र नहीं तो लेंस का सूत्र एक साल, हर साल पूछा जाता है, दोनों में से एक। तो दर्पण का सूत्र क्या होगा, वह सूत्र जो दर्पण की वस्तु की दूरी, वस्तु को दूरी को हम क्या कहते हैं, यू कहते हैं ना, वस्तु की दूरी को यू से डिनोट करते हैं। तो लिख देंगे वस्तु की दूरी बराबर यू। और फोकस दूरी को हम क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं, तो लिख देंगे फोकस दूरी बराबर क्या लिख देंगे, एफ लिख देंगे। फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगा, एफ हो गया, हो गया। अब देखिए भाई प्रतिबिंब को दूरी को क्या लिखते हैं, समान दर्शाता है। अब प्रतिबिंब को दूरी को हम लिया क्या लिखते हैं, भी लिखते हैं। प्रतिबिंब की दूरी को क्या लिखते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को भी, प्रतिबिंब की दूरी को क्या लिख देंगे, भी। जब प्रतिबिंब की दूरी को लिखे भी, तो अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा 1/v, आप प्लस क्या हो जाएगा 1/u, आप बराबर क्या हो जाएगा 1/f। आप लोग को समझ आ गया, 1/v का मान क्या हो गया। अब देखिए प्रतिबिंब का दूरी, या ऐसे लिखिए आप लोग 1/f बराबर 1/f बराबर क्या हो जाएगा 1/v, आप प्लस 1/u। तो f के मतलब क्या हो गया,
आप लोग जानते हैं एफ की मतलब क्या होता है, फोकस दूरी। एफ की मतलब क्या हो गया, फोकस दूरी। यू का मतलब आपका क्या हो गया, वस्तु की दूरी। अब प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गया, भी हो गया। ये सूत्र को आपको याद करना होगा। इस सूत्र को आप लोग याद करके आइएगा, तो कल आप लोगों को बताया जाएगा आवर्धन के बारे में पढ़ाकर, उसके बाद आप लोग को सवाल बताने का कोशिश किया जाएगा। कल आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस तरह से अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर बताकर, कुछ एक आवर्धन है उसको पढ़ाकर आप लोगों को कल चैप्टर खत्म कर दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। या आज ही आप लोग को अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के अंतर के बारे में बता दिया जा रहा है। आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के बारे में। किसके बारे में, अवतल तथा उत्तल दर्पण के बारे में। अवतल तथा उत्तल दर्पण के बारे में अंतर देखिए, ये अंतर आप लोग को नहीं लिखाया गया होगा शायद। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर, तथा उत्तल दर्पण में अंतर, उत्तल दर्पण में अंतर, अंतर। ये हो गया अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर। तो देखिए एक साइड में हम लोग क्या लिख देंगे, एक साइड में अवतल दर्पण लिखेंगे, एक साइड में क्या कर देंगे, उत्तल दर्पण कर देंगे। और उत्तल दर्पण आपके एग्जाम में ये सब बात पूछा गया क्वेश्चन है, ये सब अंतर वाला बहुत ही ज्यादा पूछता है। 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे अंतर से, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर जब हम लोग लेंगे, यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले ऊपर में आकर्षित करूँ ना तो अपने सीधा जाता है। अब देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन, आप देखिएगा इसी में क्या अवतल दर्पण की कैसी सतह होती है, परावर्तक सतह होती है। जितना आप लोगों ने पहले याद किए हैं परिभाषा की को ही हम यहाँ क्या कर देंगे, अंतर में लिख देंगे। सिर्फ आपको वही चीज पढ़ा है, बार बार एक ही चीज को रिवीजन होते चले जाएगा। जब आप पढ़ रहे हैं बुक तो एक तरह से ध्यान से पढ़ते रहिएगा, सिर्फ आप पीछे का देखते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा। 1-2 बार पढ़िएगा ना, एक दिन में खुद याद हो जाएगा। तो देखिए अवतल दर्पण की परिभाषा आप लोग लिखे थे कि अवतल दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसी रहती है, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तो वही बात यहाँ लिख देंगे कि अवतल दर्पण की परावर्तक सतह क्या होती है, धंसी रहती है। परावर्तक सतह क्या होती है, धंसी रहती है। परावर्तक सतह धंसी रहती है, क्या होती है, धंसी रहती है, धंसी रहती है, धंसी रहती है। अवतल दर्पण की परावर्तक सतह क्या रहती है, धंसी रहती है। पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट आप लोग देखिएगा, अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है, वास्तविक होता है। यही सब हम लोग को पढ़ाया गया अवतल दर्पण में। जो चीज आपको अवतल दर्पण में पढ़ाया गया वही बात हमको यहाँ लिख देना है। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। का फोकस क्या होता है, वास्तविक होता है। फोकस क्या होता है, वास्तविक होता है। फोकस क्या होता है, वास्तविक होता है। तीसरा कंडीशन आप लोग देखिएगा क्या होता है, अवतल दर्पण का वास्तविक काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण करता है। और तीसरा पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल दर्पण का वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण होता है, क्या होता है, दोनों प्रकार का प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अब इसके बाद देखिएगा सेकेंड टॉपिक। अब इसमें आप देखिए हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में देखिए तो आप उत्तल दर्पण में देखिए, उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह क्या होती है, उभरी हुई रहती है। वही बात को लिख देना है हम लोगों को, कुछ इसमें नया चीज तो है नहीं, हम लोग पढ़ चुके ये सब। उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह क्या होती है, उभरी हुई रहती है। परावर्तक सतह क्या रहती है, उभरी रहती है। परावर्तक सतह उभरी रहती है, सतह उभरी रहती है, उभरी रहती है।
अब दूसरा पॉइंट आप लोगों को क्या लिखना है इसमें, उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है, इसमें वास्तविक, तो इसमें क्या बनेगा, काल्पनिक बनता है। उत्तल दर्पण का फोकस, दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। आप लोग का प्रश्न इसमें ऑब्जेक्टिव के टेस्ट जितना पढ़ाए थे उसी में से क्वेश्चन बनाया गया है। आप लोग पढ़ के आइएगा घर से, पूरा जितना आज तक पढ़ाया गया है साइंस में टोटल वहीं से क्वेश्चन बनाकर लाया गया है, इसलिए आप लोग देख के आइएगा एक बार, उसके बाद सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। उत्तल दर्पण का फोकस, उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है, काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक होता है, काल्पनिक होता है। 40 क्वेश्चन 42 क्वेश्चन का टेस्ट है। तीसरा नंबर देखिएगा आप लोग, उत्तल दर्पण केवल, उत्तल दर्पण केवल क्या होता है, उत्तल दर्पण का केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही क्या बनता है, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही, प्रतिबिंब का ही निर्माण होता है, का ही निर्माण होता है, निर्माण होता है। अब इसके बाद हम लोग इससे आगे चलते हैं। इससे आगे चौथा नंबर पॉइंट इसमें देखिएगा क्या हो जाएगा। चौथा नंबर पॉइंट होगा अवतल दर्पण का प्रतिबिंब। अवतल दर्पण का प्रतिबिंब क्या होता है, अवतल दर्पण का प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, बना प्रतिबिंब बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार, किसके आकार, वस्तु के आकार से बड़ा या छोटा, छोटा या बराबर होता है, बराबर होता है। पांचवा पॉइंट अवतल दर्पण में आप लोग देखिए, आपके एग्जाम में पूछा जाए तो मात्र आप 3 ही लिखिएगा। समझिएगा, जब आपको शॉर्टकट लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछेगा तो मात्र 3 ही लिखना है, जब दीर्घ उत्तरीय पूछेगा तो 5 लिखिएगा आप लोग। अब इसके बाद 5 नंबर आप लोग ध्यान में रखिएगा, पॉइंट क्या होगा, इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं, दर्पण कहते हैं। अभिसारी दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। अब देखिएगा इसमें उत्तल दर्पण में आप लोग देखिए, किसमें, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, बना प्रतिबिंब वस्तु की छोटा होता है, हाँ, बना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु का, वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार से छोटा बनता है, से छोटा बनता है, छोटा बनता है, छोटा बनता है, बनता है, छोटा बनता है, जब छोटा बनता है। और 5वां पॉइंट आप लोग देखिएगा क्या होगा, इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। इस तरह से आप लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, कल कुछ पढ़ाकर कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब उसके बाद आप लोग का एनसीईआरटी क्वेश्चन कराया जाएगा। एनसीईआरटी के बाद इसका भी कुछ क्वेश्चन है, इसका भी क्वेश्चन आप लोग को दिया जाएगा बना कर लाने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग।